हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स सब मरेंगे बारी बारी, जो कि आखिरी हत्यारा का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ज़िंदगी जो मौत की अमानत है और यह बात हर इंसान जानता है, इसलिए वह हर समय ज़िंदगी को मौत के जबड़ों से बचाने में लगा रहता है। क्योंकि सावधानी है तो ज़िंदगी और सावधानी नहीं है तो है मौत। इधर इंसान असावधान हुआ और उधर मौत ने उसके इर्द गिर्द अपना शिकंजा कसा। ठीक वैसे ही जैसे मौत ने अपने शिकंजे में कसा हुआ उसे, जिसने अपनी बुद्धि से सैकड़ों बार मौत के दांत खट्टे किए। संजय गुप्ता पेश करते हैं सब मरेंगे बारी बारी। लेखक हनीफ हजर, सहयोग विवेक मोहन, चित्रांकन दिलीप चौबे, सहयोग दीपिका विनीत, कलर स्कीम टी आर आजाद, संपादक मनीष गुप्ता। अपनी बला की फुर्ती से हजारों बार काल को शिकस्त दी है, तो फिर आज क्या हो गया उसे? क्यों काल को उसने इतनी छूट दे दी है कि वह उसकी ज़िंदगी को अपना निवाला बना ले? क्या उसकी फुर्ती उसका साथ छोड़ गई है, या फिर मात खा गया उसका मस्तिष्क? उफ! उसके शरीर में दौड़ी दर्द की वह लहर उसके समस्त मस्तिष्क को झंझनाती चली गई। ओह! पलक झपकते ही मस्तिष्क को स्थिति का आभास हुआ और दूसरे ही क्षण उसने सारे शरीर में फुर्ती का तूफान भर दिया। थाक! और पलंग से उछलकर पैरों पर आ खड़ा हुआ। ओह! मेरा सिर बुरी तरह झंझना रहा है। आंखों के सामने अंधेरा सा छाया हुआ है। टांगें कांप रही हैं। इसका एक ही मतलब है कि एक क्षण पहले मैं बेहोशी की गोद में था, और बेहोशी की वह गोद मौत की गोद बन जाती अगर मेरी गर्दन में हुए जख्म की पीड़ा मेरे मस्तिष्क को चेतनावस्था में न लाती। लेकिन मुझ पर यह बेहोशी छाई कैसे? और यह कौन है जो मेरी जिंदगी को मौत की अमानत बनाना चाहता है? मेरे वार सटीक होने चाहिए। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं कि मैं ज़्यादा देर इससे मुकाबला करता रहूं, क्योंकि यहाँ फैली धुएं रूपी मौत मुझ पर हावी होती जा रही है। तिरंगा हमलावर को धराशायी करने में सफल हुआ, और अब उसे सफल होना था उसकी असलियत जानने में, और इसके लिए वह उसका नकाब नोचने आगे बढ़ चुका था। लेकिन तभी नकाबपोश ने वह अप्रत्याशित हरकत कर दी। तेजी से झपटकर उसने एक तरफ मौजूद मूर्ति की गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली। कड़ाक! जिसका एक चौंकाऊ परिणाम उसके ही दूसरे ही पल सामने आया। कमरे की एक दीवार एक झटके से एक तरफ सरकती चली गई और सामने नजर आया गुप्त रास्ता। हतप्रभ तिरंगा देखता ही रह गया। लेकिन वह नकाबपोश वहां खड़ा नहीं रहा। उसने चीते के समान फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए उस गुप्त रास्ते के अंदर छलांग लगा दी। ओह! वह उस गुप्त रास्ते से भागने की फिराक में है। अब संभला तिरंगा, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दीवार ठीक उसके मुंह के सामने बंद हो गई। इसी के साथ वह गुप्त रास्ता भी बंद हो गया। खटाक! तिरंगा की लाख कोशिशों के बाद भी गुप्त रास्ते का दरवाजा नहीं खुल पाया। रास्ते को अंदर की तरफ से अच्छी तरह बंद कर दिया गया। इसका मतलब वह नकाबपोश न सिर्फ रास्ते को खोलने बल्कि उसे बंद करने की विधि को भी अच्छी तरह जानता था। राजा महाराजा संकट के समय भाग निकलने के लिए अपने कमरों में ऐसे गुप्त रास्ते बनवाया करते थे। इन रास्तों की तरह इनकी जानकारियां भी नौकर चाकरों से गुप्त रखी जाती थी। सिर्फ राजघराने के सदस्यों तक ही सीमित रहती थी यह जानकारी हत्यारों को पता होने का एक ही मतलब है कि हत्यारा राजघराने का ही कोई आदमी है, और शायद मुझे मालूम है कि वह कौन है। हत्यारे के रूप में तिरंगा के मस्तिष्क में जो नाम उभर रहा था, वह उस तलवार ने तो मानो उस पर मुहर ही लगा दी। हत्यारे के इस हथियार को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, क्योंकि यहाँ से पहले इसे मैंने जिसके कमरे में देखा है वह है इसके राजघराने का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, करमवीर। भाग! तिरंगा की तेज ठोकर पड़ते ही मजबूत दरवाजा भड़ाक से खुल गया। इसी के साथ तिरंगा का मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि सामने जो दृश्य मौजूद था वह आंखों को आश्चर्य से फाड़ देने वाला था। आ बचाओ! और रोंगटों को खड़े कर देने वाला था। ओह! खतरनाक बिच्छुओं से सारा कमरा भरा हुआ है, और बहुत सी ऊंची करमवीर के शरीर पर भी मौजूद है। वे अपने जहरीले डंक कभी भी उसके शरीर में पैवस्त कर सकते हैं। मुझे उसे बचाना होगा। बिजली का बेटा बना नजर आने लगा तिरंगा। पलक झपकने से पहले वह करमवीर तक पहुंचा। हिलना नहीं करमवीर, वरना सैकड़ों बिच्छुओं का जहर तुम्हारे खून में मिल जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता तिरंगा, मुझे इन बिच्छुओं से बचाओ। बेवकूफ़ आदमी, हिलो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यह अच्छा है कि इसने पूरी बाजू वाली नाइट गाउन पहन रखा है, इसलिए कोई भी बिच्छू अभी तक इसके शरीर तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन पहुंच ज़रूर जाएगा अगर मैंने इसके गाउन को फाड़कर इसके शरीर से अलग नहीं किया तो। चर! तिरंगा की ढाल की तेज धार व हाथ के मजबूत झटके से गाउन करमवीर के शरीर से अलग हुआ, और इसी के साथ उससे अलग हो गई उसकी मौत। लेकिन वह मौत अभी वहां से टली नहीं थी। इन बिच्छुओं को यहाँ से भगाओ तिरंगा, वरना ये मुझे मार डालेंगे। तुम जैसे इंसान ऐसी मौत के हकदार होते हैं करमवीर, लेकिन अफसोस है कि मैं तुझे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए तुझे बचाने के लिए मजबूर हूँ। आग के ताप से डर कर सारे बिच्छू कमरे से बाहर भाग रहे हैं, लेकिन इस कमरे को बिच्छुओं से पूरी तरह तब छुटकारा मिलेगा जब मैं बिच्छुओं के निकलने के मुख्य स्रोत इस बड़े गुलदस्ते को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। छनाक! बिच्छू रूपी करमवीर की मौत कमरे से बाहर जा चुकी थी, लेकिन तिरंगा रूपी आफत अभी कमरे में ही मौजूद थी। बिच्छुओं के काल ने तुझ पर मंडरा कर यह तो साबित कर दिया है कि तू आखिरी हत्यारा नहीं,
जायदाद हथियाने के लिए तूने अपने भाइयों की हत्या नहीं की है, लेकिन चिमनी बंद करके पहले धुएं से और फिर गर्दन काटकर मेरी हत्या की कोशिश करने का गुनहगार तू अब भी है, और तुझे तेरे इस गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन पहले मैं ये जान लेना चाहता हूँ कि तूने मुझे क्यों मारना चाहा। मैं तुमसे जलता था और साथ ही अपने परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार भी तुम्हें ही समझता था, क्योंकि जिस दिन से तुम यहाँ आए हो हमारे परिवार पर काल मंडराने लगा है। साथ ही मैंने तुम्हारे कारण अपने पिता से मार खाई और अपना प्यारा दोस्त खोया। इसी वजह से मैंने तलवार से गर्दन काट कर तुम्हें मारना चाहते रंगा, लेकिन चिमनी बंद करके तुम्हें एक खामोश मौत देने की योजना मेरी नहीं थी। अगर मैंने वैसा किया होता तो ज़रा सोचो, मैं खिड़की खोलकर अंदर क्यों आता। तुम्हारी बात में दम है, लेकिन तुम्हारी बात एक और नया सवाल उठा देती है कि मेरे कमरे में धुआं भरकर मुझे खामोशी से मारने की योजना किसकी थी? आखिरी हत्यारे की। और उसने ऐसा इसलिए किया होगा कि तुम उस तक कभी ना पहुंच पाओ। आप शायद ठीक कह रहे हैं राजा साहब, हमें अपने बेटे की करतूत का भी पता चल गया है। तुम्हारी हत्या का प्रयास करके इसने देश की आन को अपने कदमों तले रौंदने की कोशिश की है। यह तुम्हारा गुनाहगार है तिरंगा। ये लो तलवार, अलग कर दो नालायक की गर्दन इसके धड़ से। कसम है हमें अपने वतन की, हम उफ तक भी नहीं करेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है राजा साहब, मैं इसे माफ़ करता हूँ, क्योंकि बंदूक नहीं, फांसी नहीं, ना चाहिए तलवार। जो झुका ले सिर शर्म से, क्षमा उसके लिए सबसे बड़ा हथियार। करमवीर को माफ़ करके तिरंगा ने अपने विशाल हृदय का परिचय दे दिया, लेकिन अभी विलक्षण बुद्धि का परिचय देना बाकी था। हर हत्या के बाद मामला पेचीदा और पेचीदा होता जा रहा है, और मैं अपनी लाख कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मुझे हर हाल में आखिरी हत्यारे तक पहुँचना ही है, और उसके लिए मुझे सारे मामले पर एक बार फिर विचार करना होगा। इस बात को ध्यान में रखकर कि हर समस्या का समाधान समस्या के साथ ही होता है। ज़रूरत होती है तो बस उसे देखने की। स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने के लिए आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले देशभक्त बीजी राव राजघराने ने मुझे सम्मानित करने के लिए समारोह में आमंत्रित किया। सब कुछ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, लेकिन वह सारा हर्षोल्लास एक बड़े मातम में बदल गया, क्योंकि उसी रात राजा विक्रम बीजी राव के बेटे शौर्यवीर की हत्या हो गई, और उस हत्या में इस्तेमाल किया गया गो का, और उसे इस्तेमाल करने वाला था आखिरी हत्यारा। सब मरेंगे बारी बारी, आखिरी हत्यारा। सबको बारी बारी मारने की ठान चुका था वह आखिरी हत्यारा, और अपने ठाने हुए को उसने पूरा किया। शौर्यवीर के बाद राजा साहब के दूसरे बेटे परमवीर की हत्या करके। पोस्टमार्टम करने पर पता चला कि परमवीर की मौत मस्तिष्क में पारा पहुंचने से हुई। मैंने आखिरी हत्यारे को ढूंढे बगैर यहाँ से ना जाने की ठान ली थी, इसलिए उसने मुझे भी अपने रास्ते से हटाने की योजना बना ली, और उसके लिए उसने मेरे कमरे में मौजूद अलाव का धुआं बाहर ले जाने वाली चिमनी को बंद कर दिया, और कमरे में बढ़ता धुआं धीरे धीरे मुझे खामोशी से मौत की तरफ ले जाने लगा। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, जो जलन का मारा करमवीर मुझे मारने में मेरे कमरे में आ घुसा। इस तरह खुली खिड़की से सारी गैस बाहर निकल गई और मैं बच गया। फिर उसने करमवीर को बिच्छू से भरे गुलदस्ते से मारने की कोशिश की। यानी आखिरी हत्यारे ने अपने शिकार को मौत देने के जो भी तरीके इस्तेमाल किए वे अनोखे तो हैं ही, साथ ही आजकल प्रचलन में नहीं है। आजकल तो हत्या करने के लिए गोली, जहर, चाकू, तलवार वगैरह का ही इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है, लेकिन आखिरी हत्यारा हत्या करने के जिन तरीकों को इस्तेमाल कर रहा है वे आज नहीं तो कभी तो प्रचलित होंगे ही। मुझे पता करना होगा कि वे तरीके कब प्रचलित थे, और इसके लिए मुझे एक बार फिर लाइब्रेरी की खाक छाननी होगी। जिस घराने को बचाने के लिए जुटा था तिरंगा, मौत एक बार फिर उसके मुखिया पर मंडरा रही थी। हमारा सारा शयन कक्ष चंदन की तेज गंध से महक रहा है। कहाँ से आ रही है ये चंदन की गंध? हमारे बिस्तर से। लेकिन हमारे पीछे यहाँ चंदन किसने और क्यों बिखेरा? अरे, उसी पल राजा साहब खिड़की पर हुई आहट पर चौंके। तेजी से पलटे राजा साहब तो उन्हें खिड़की पर नजर आया वह साया। कौन है इधर? जवाब में साया ने अंदर कुछ उछाला और तेजी से खिड़की से हट गया। तुम जो भी हो मुझसे बचकर नहीं जा सकते। राजा साहब से राजा साहब तेजी से बूढ़े शेर की तरह खिड़की के बाहर लपके, लेकिन वे क्या जानते थे कि बाहर मौत उन पर लपकने के लिए तैयार खड़ी है। धक! अचानक एक बड़ा और विचित्र सा फूल राजा साहब के चेहरे से आ टकराया था, जबकि इधर तिरंगा की आंखें चौड़ी और चौड़ी होती चली आ रही थी। जिस चीज़ की मुझे तलाश थी इस किताब के रूप में मुझे मिल गई। विश्व के राजपाटों के दो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ सर्वविदित है। एक राष्ट्रभक्त और जाबाज सैनिकों से भरी सुदृढ़ सेना, और दूसरा अपनी कला और चालाकियों से राज्य की सेवा करने वाले गुप्त सेवक, अय्यार, विषकन्याएं और गणिकाएं। लेकिन ऐसे गुप्त सेवकों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है कहर जाति। इतिहास गवाह है कि हत्या करने की गुप्त कला में माहिर कहर जाति के लोगों ने सैकड़ों बार पूरी की पूरी सेना को बिना हथियार उठाए समाप्त कर दिया है। अकेली अपनी कला के बल पर हजारों बार सत्ताएं पलट दी हैं। यूँ तो इस जाति के लोग हत्या करने के असंख्य गुप्त तरीकों में माहिर हैं, लेकिन फिर भी कुछ तरीके अत्यंत प्रचलित हैं जिन्हें यहाँ दिया जा रहा है। पारे से मौत। इस विधि में कहर जाति के लोग पारे से भरी हांडी का प्रयोग करते हैं और उसके नीचे दहकते अंगारे रख देते हैं। फिर उस हांडी को हवा का रुख देखकर ऐसी जगह रख देते हैं जहां से हांडी में उबलते पारे का धुआं उनके शिकार तक आसानी से पहुंच जाए। उस धुएं की बदौलत पारा शीघ्र ही शिकार के मस्तिष्क में पहुंच जाता है, जिसके प्रभाव से मस्तिष्क की नसें फट जाती हैं। खतरनाक मौत। इस विधि में अपने शिकार को परलोक पहुंचाने के लिए कहर जाति वाले गोह नामक प्राणी का इस्तेमाल करते हैं।
यूं तो गोह मनुष्य से डरकर भागने वाला प्राणी है, लेकिन अगर उसे कई दिनों तक किसी डिब्बे में बंद कर दिया जाए तो वह अत्यंत घातक हो जाती है, और जो भी उस डिब्बे को खोलता है उस पर मौत बनकर झपट पड़ती है। गो की इसी प्रवृत्ति का लाभ उठाकर कहर जाति वाले गो को किसी उपहार स्वरूप दिए जाने वाले डिब्बे में बंद करके उसे शिकार तक पहुंचा देते हैं, और फिर गो शिकार को पहुंचा देती है परलोक। ओह। ज्यो ज्यो तिरंगा पुस्तक के पृष्ठ पलट रहा था, त्यों तो उसके सारे शरीर में सनसनाहट बढ़ती चली जा रही थी। खामोश मौत। कहर जाति के लोगों में यह विधि काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि इस विधि में उन्हें कुछ खास नहीं करना पड़ता। इसमें वे अपने शिकार के कक्ष में जलते अलाव के धुएं को कक्ष में ही भर देते हैं, जिससे कक्ष का वातावरण दमघोटू हो जाता है। लेकिन इसका पता शिकार को नहीं चलता, क्योंकि धुएं के रूप में खामोश मौत आकर शिकार को मीठी नींद से मौत की नींद में सुला देती है। इस विधि में कहर जाति के लोगों को सिर्फ उस चिमनी का मुंह बंद करना होता है जिसके कक्ष के अलाव का धुआं बाहर निकलता है। जहरीले बिच्छू। दही और गोबर का मिश्रण एक घड़े या मर्तबान में अच्छी तरह बंद कर दिया जाए तो यह मिश्रण कुछ दिनों बाद भयंकर रूप ले लेता है। मिश्रण के प्रभाव से घड़े में जहरीले बिच्छू जन्म ले लेते हैं, और फिर वे अपने शिकार पर झपट कर उसे तड़पा तड़पा कर मार डालते हैं। विषशूल। मार डालते हैं। यह अत्यंत घातक और सफल विधि है, इसलिए कहर जाति वाले इसे अधिकतर प्रयोग में लाते हैं। विषशूल। इस विधि में कहर जाति वाले कटीले पौधे को जिस तल से खींचते हैं उसमें घातक विष मिला होता है। सिंचाई में प्रयोग किया गया यही विष पौधों के कांटों में बस जाता है, जो शिकार के चुभा नहीं कि उसकी मौत हुई नहीं। हत्यारी खुशबू। अपने शिकार के कपड़ों या शरीर पर चंदन की खुशबू पहुंचा देना और फिर चंदन की गंध पर आकर्षित होने वाले जहरीले सर्पों को शिकार पर छोड़ देना कहर जाति वाले खूब जानते हैं। यह विधि भी खूब प्रयोग करते हैं। कहरी। पुस्तक समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसका एक एक शब्द तिरंगा के मस्तिष्क में जो ज्वार लाया था वो बढ़ता ही जा रहा था। यह पुस्तक हत्यारे की एक रूपरेखा मेरे सामने ले आई है। राजघराने के सदस्यों की हत्या करने के उसके तरीके बता रहे हैं कि हत्यारा कहर जाति का आखिरी व्यक्ति है, इसलिए वह आखिरी हत्यारा। और वह कौन है इसका पता लगाने के लिए मुझे तुरंत ही राजा साहब से मिलना होगा। तीर की तेजी से लाइब्रेरी से निकला तिरंगा कुछ देर बाद ही राजा साहब के कमरे में जा पहुंचा। राजा साहब का कमरा तो चंदन की महक से बुरी तरह महक रहा है, लेकिन राजा साहब यहाँ कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा है। कहाँ गए वो? ओह, ये आवाज़ कैसी? अगर तिरंगा पूरी तरह सतर्क ना होता तो अपने पीछे हुई उस हल्की सी आवाज़ को ना सुन पाता और ना अपने आप को उस मौत के शिकंजे से फंसने से बचा पाता। उफ, कोबरा जाति का ये विशाल सांप, चंदन की गंध से एकदम पागल, अपना सारा विष मेरे शरीर में भर देने को एकदम तैयार। लेकिन इसे यहाँ मेरे लिए नहीं, राजा साहब के लिए छोड़ा गया है। और चंदन व सांप का यह संगम साबित कर रहा है कि मौत के इस दूत को यहाँ छोड़ने वाला आखिरी हत्यारा ही है। जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राजा साहब किसी मुसीबत में है। मुझे उन्हें देखना होगा अपने आप को इस मुसीबत से निकालने के बाद, और इसके लिए मुझे लेनी होगी अपने लबादे की मदद। इधर तिरंगा ने तिरंगी लबादा अपने हाथ में लिया और इधर सनसनाई व मौत। लेकिन उस मौत की वह आखिरी छलांग थी, क्योंकि तिरंगा उसे मजबूती से लबादे में दबोच चुका था। इसे इस तरह हाथों में पकड़े रखना ठीक नहीं, इसलिए इसे बंद करना होगा उस पिटारे में। कमरे में मौजूद पिटारी ने तिरंगा को इस जहरीली मौत से तो छुटकारा दिलाया ही, साथ ही कई सवालों को जन्म भी दे दिया। आखिरी हत्यारे ने कोबरा को इसी पिटारी में बंद करके कमरे में पहुंचाया, लेकिन ये पिटारी वैसी नहीं जैसे अक्सर सपेरों के बाद देखी जाती है। ये तो टेम्परेरी ढंग से हाथ से बनाई गई पिटारी है, और अगर मेरा सोचना सही है तो इसे बनाने के लिए उन गुलाबों के पौधों की डंडियों का इस्तेमाल किया गया है जो महल के चारों तरफ काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं। खिड़की से झांककर गुलाबों के पौधों को देखते तिरंगा को अचानक कुछ और भी दिखा। खिड़की के पास ही राजा साहब की तलवार पड़ी है, और साथ ही पड़ा है वह विचित्र फूल। इस तलवार के यहाँ पड़े होने का एक ही मतलब है कि इसे राजा साहब के स्थान पर वार करके छुड़ाया गया है, और वह वार शायद किया गया है इस फूल से। कैसी बेकार की बातें सोच रहा हूँ मैं। भला तलवार के मुकाबले कोई फूल से वार करेगा? भला फूल और तलवार का क्या मुकाबला? ओह, ये क्या हुआ? एकाएक मुझे चक्कर से क्यों आने लगे? तिरंगा ने अपने मस्तिष्क को घूमता महसूस किया। अगले ही क्षण उसने अपने हाथ में थमे फूल को तेजी से दूर उछाल फेंका। उफ, सचमुच उस फूल और तलवार का कोई मुकाबला नहीं। तलवार से कई गुना घातक है वो फूल। तलवार के वार से बचा जा सकता है, लेकिन फूल की खुशबू से हरगिज नहीं बचा जा सकता, जो इंसान को कुछ ही पलों में बेहोशी की दुनिया में पहुंचा देती है। निश्चय ये फूल ब्रह्म कमल प्रजाति का है, जिसकी खुशबू इंसानी मस्तिष्क पर नशे की तरह प्रभाव डालती है। और ये बात आखिरी हत्यारा अपनी कला की बदौलत अच्छी तरह जानता है। और अब शायद मैं समझ चुका हूँ कि कौन है राजघराने के वंश का नाश करने में जुटा हुआ है आखिरी हत्यारा। होश में आ बीजी राव, और यमराज के पास जाने से पहले एक बार देख सामने खड़ी अपनी मौत को। और सामने ठंडे पानी की फुहार चेहरे पर पड़ते ही राजा साहब हड़बड़ा कर उठे और सामने खड़े शख्स को देखकर क्रोध से गरज उठे। कौन हो तुम, और यह क्या बदतमीजी है? मेरी हरकतों को तुम बदतमीजी कह सकते हो बीजी राव, लेकिन मैं इसे बदला कहूँगा, अपनी जाति के विनाश का बदला। हैरान ना हो बीजी राव, तेरा अपराध बताने के लिए तुझे होश में लाया हूँ मैं, वरना तेरी बेहोशी में ही तुझे परलोक भेजने में मुझे कहर जाति के आखिरी वंशज को भला कितनी देर लगनी थी। ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ था राजा साहब के मस्तिष्क में। तो तुम कहर जाति क्यों? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता।
ऐसा ही है बीजीराव, लेकिन तू इस बात को इसलिए नकार रहा है क्योंकि आज से 50 साल पहले तूने हमारी जाति के लोगों को चुन चुन कर मरवा डाला था। तू नहीं चाहता था कि हमारी जाति का कोई भी आदमी आज़ाद भारत की हवाओं में सांस ले, लेकिन विधि के विधान को तेरा फैसला मंजूर नहीं था। तभी तो उसने बचा दी थी कैर जाति की रूपली नामक वह औरत, और वह औरत मेरी माँ थी जिसने मुझे आज़ादी की फिजाओं में जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन वह नहीं चाहती थी कि मैं अपनी जाति के बारे में कुछ जानूं, इसलिए उसकी ज़ुबान पर कभी भी मेरी जाति का जिक्र नहीं आया। उस रात को अपने साथ ही लेकर वह भी कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से विदा हो गई। लेकिन वह भी विधि के विधान को ना मिटा सकी जिसमें तेरे वंश की बर्बादी मेरे हाथों लिखी थी। अपनी माँ की मौत के बाद जब मैंने उस गठरी को खोला जिससे वह पिछले 50 सालों से संजो कर रखी हुई थी, तो उस गठरी में मौजूद थी उसकी यादें और मेरी पहचान उस पांडुलिपि के रूप में, जिसमें मेरे खानदान और जाति के साथ साथ तेरे और तेरे खानदान के जुल्म की कहानी दर्ज थी। जो जो मैं उस पांडुलिपि को पढ़ता जा रहा था, त्यों त्यों मेरा खून उबाले मार रहा था और मेरी आत्मा चीख चीख कर कह रही थी, बदला बदला। 50 साल की उम्र में बदला लेना कठिन था, लेकिन कहर जाति का आखिरी वंशज मैं उम्र और हालातों का गुलाम नहीं था। इसलिए हत्या करने की अनोखी गुप्त कला के सहारे में बन गया आखिरी हत्यारा, जो तुझे मारने के बाद अपनी जाति की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। कहानी अच्छी है, लेकिन अफसोस इसका दी एंड सेंट्रल जेल में ज़रूर होगा। तिरंगा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तुमने परमवीर को मारने के लिए हांडी को पेड़ पर टांगा, करमवीर के लिए फूलों का गुलदस्ता इस्तेमाल किया, सांप की पिटारी के लिए गुलाब की डंडियों का इस्तेमाल किया। यह सब सोचने के बाद फिर भला यह सोचना क्या मुश्किल था कि आखिरी हत्यारा वही हो सकता है जो महल में ही रहता हो और जैसे पेड़ पौधों का भी ज्ञान हो, और ऐसा ज्ञान किसी अच्छे माली को ही हो सकता है। मैंने ठीक कहा ना? आखिरी हत्यारे उर्फ माली रुद्र सिंह आखिरी हत्यारे के असलियत सामने ले आया था तिरंगा। अब उसने भी अपने को कंबल में छिपाने की जरूरत नहीं समझी। तेरे विलक्षण दिमाग की दाद देनी होगी तिरंगा, लेकिन तेरा यह दिमाग तुझे मेरा मकसद पूरा करने से नहीं रोक सकता। अब तुम्हारा हर मकसद तुम्हारे साथ ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होगा तिरंगा। मौत का जो जाल मैंने राजा साहब के इर्द गिर्द बिछा रखा है, उसमें से तू उसे कभी बाहर नहीं खींच पाएगा। हमारा शरीर बूढ़ा जरूर हो गया नमक हराम, लेकिन तेरे इस कांटे भरे जाल को तोड़कर हम बाहर निकल जाएं, इतनी ताकत हम में बाकी है। राजा साहब रुक जाइए। राजा साहब को रोकने के लिए तिरंगा चीखा, पर देरी से, क्योंकि तब तक राजा साहब अपने इर्द गिर्द मौजूद कांटों की बाड़ को तोड़कर बाहर आ चुके थे। ओह नहीं, ये आपने क्या किया राजा साहब? ये साधारण कांटे नहीं है बल्कि जहरीले कांटे हैं, और ये कांटे आपके शरीर में चुभ चुकी हैं, इसलिए जहर आप पर असर। राजा साहब! तिरंगा की बात पूरी होने से पहले ही जहर ने अपना असर दिखा दिया। किसी शराबी की बात ही लहरा कर धड़ाम से नीचे आ गिरे राजा साहब। इसी के साथ आखिरी हत्यारे के हलक से वहशी ठाका फूट पड़ा। हा 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 हा। दाद देनी होगी तेरे दिमाग की। तू समझ गया कि कांटे जहरीले होंगे, लेकिन बेवकूफ़ बीजी राव नहीं समझ पाया और अपने शरीर में प्रवेश करा बैठा वह जहर जिसकी काट सिर्फ कहर जाति के लोग ही जानते हैं, और दुनिया में मेरे सिवा इस जाति का कोई दूसरा है नहीं। इसलिए उसे तड़पता हुआ मरता देख। तुझे राजा साहब को बचाना होगा, मैं तुझे इसके लिए मजबूर कर दूंगा। बीजी राव की मौत की चिंता छोड़कर अपनी जिंदगी को बचाने की सोच तिरंगा, जो इस घों के द्वारा काल के गाल में फंसने जा रही है। उफ! काल किसका आया है, इसका फैसला ये ढाल करेगी। खचाक! खूनी गो खत्म हो गई। अब तिरंगा टूट पड़ा आखिरी हत्यारा पर। ठाक! राजा साहब को बचाने का तरीका पता हत्यारे? ओह, तू मेरी जुबान नहीं खुलवा सकता तिरंगा, क्योंकि पत्थर बोल सकते हैं मगर कहर जाति के लोग नहीं। ठाक! उफ! राजा साहब की हालत पल प्रतिपल बिगड़ती जा रही है। राजा साहब की हालत ने तिरंगा को क्रोध का पुतला बना डाला। दूसरे ही क्षण क्रोध से भरे तिरंगा ने कर दी वह हरकत जो उसके स्वभाव से कतई मेल नहीं खाती थी। इस कांटे के जहर से अगर तू राजा साहब को नहीं बचा सकता तो तू भी उनके साथ मर हत्यारे। जहर बुझा कांटा आखिरी हत्यारे के जिस्म में पैवस्त हो गया। इसी के साथ मौत के आतंक ने उसके चेहरे पर डेरा जमा लिया। अब मैं राजा साहब के साथ साथ तुझे भी मरता देखूंगा। नहीं, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे पास इस जहर की काट मौजूद है, बालों की इस विक के अंदर वाली सतह में, जहां लगाया वह केमिकल जो कांटे में लगे जहर की काट है। तुझसे जहर की काट हासिल करने का यही तरीका था। मैं जानता था कि अगर वह काट तेरे पास होगी तो तू उसे अपने लिए ज़रूर इस्तेमाल करेगा, तभी मैंने तुझे जहरीला कांटा चुभोया। अब तू अपने आप को जहर से बचा चुका है, इसलिए ला ये विग मुझे दे और थोड़ी देर गहरी नींद सो जा। था! आखिरी हत्यारे को बेहोश करने के बाद तिरंगा ने विग की अंदर वाली सतह पर लगा केमिकल राजा साहब को भी चटा दिया। कुछ पलों बाद ही। धन्यवाद तिरंगा। कहर जाति के इस आखिरी वंशज के हाथों आपका वंश खत्म होने से बच गया राजा साहब। पुलिस बुलाकर इसे गिरफ्तार करवाइए। फिर तिरंगा वहां नहीं रुका। हर तरफ नफरत लगा देती है बाग, इंसान के सीने में जलती प्रतिशोध की आग। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स
नकलची में। तब तक के लिए धन्यवाद।